हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। ये डॉक्टर श्रीवर्थ का सेकंड पार्ट। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग को मेरे वीडियोस क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं। वैसे भी मैं इतनी खराब स्टोरी वाले वीडियोस को अपलोड नहीं करता, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे वीडियोस पे व्यूज बहुत ही कम आते हैं। इससे पहले मैंने फॉर्मलेस फॉर्म वाला मानवा स्टार्ट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दमदार स्टोरी के साथ है, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं किया। यार, अगर आप उसे देखोगे नहीं तो उसे पसंद कैसे करोगे। 3 घंटे की वीडियो अपलोड करने के बाद भी 200-300 ही व्यूज आ रहे हैं। यार, एक बार जाओ और देखो तो सही कि आखिर वो कैसा मानवा है। तो फिर चलो, अब ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूंगा, अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां पे गोंग सोंग योन आ जाती है, जो कि जिन और हारियन को देख लेती है। तभी वो हंसते हुए हम सबसे चिल्लाते हुए बोलती है कि हे तुम दोनों, आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो वहां पे। जिन उसे देखता है और बोलता है ओह हेलो। वो भी उसे पहचान लेती है और बोलती है कि अरे हाँ, तुम तो कैसे, तुम आखिर कैसे हो। तुम तो वही बच्चे हो जिसने कि हमारे ग्रुप को बचाया था। और उसे सेवियर कीडो बोल रही होती है। ये बात सुन के वो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है क्या सेवियर कीडो। तभी वो उसके पास आती है और उससे बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे फॉलोअर्स को कलेक्ट कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने कजन को दे सकूँ। तुम एक डॉक्टर हो, तो फिर तुम यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में भी जानते होगे। जिन बोलता है कि नहीं, मैंने इतना ज्यादा उन सब के बारे में नहीं सीखा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उसके बारे में पूरी तरह से जानता हूँ। सोनियन बोलती है लेकिन फिर भी क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। और इसकी ये बोलते हैं उन सब की बातें और भी कंटिन्यू होने लगती है, जो कि हमें नहीं बताई जाती है। जिन बोलता है और इसी के साथ मैं लिटिल डीमन किंग का सॉन ब्रदर बन गया। और इसी के साथ मैंने गोंग सनियन से बहुत सारी बातें की। वो एक ऐसी बंदी है जिसके साथ तुम अगर बातें करते हो तो तुम पूरी तरह एनर्जाइज फील करोगे। तभी कुछ समय बाद हम देखते हैं यहाँ पे सोनियन जिन को कुछ दे रही होती है और बोलती है कि ये लो, मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। वो एक छोटा सा डैगर होता है। इधर जिन भी हैरान हो चुका होता है और कहता है क्या ब्लैक पाइन क्लाउड स्वॉर्ड उन महान तलवारों में से सबसे एक प्रसिद्ध तलवार। ये एसिसिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये डार्क ब्लेड है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तभी वो उसे देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो भी उसकी बातों से हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैंने अभी तक तुमको अपने जान बचाने का कर्ज अदा नहीं किया है। जिन बोलता है नोबल क्लैन ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है। सॉनियन बोलती है कि वो तो केवल मेरी फैमिली की तरफ से था, ना कि मेरी तरफ से। ये ब्लैक पाइन क्लाउड स्वॉर्ड मेरे स्वॉर्डमैनशिप से अब ज्यादा सूट नहीं करती, और वैसे भी मैं इसे क्लैन में दोबारा रिटर्न करने वाली ही थी। तो मेरे ऊपर एहसान ही करोगे अगर तुम इसे अच्छा यूज करते हो तो। मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम इसे रखते हो तो। और ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही होती है। जिन बोलता है ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ। तो फिर क्या मेरे को तुम दिखा सकती हो कि आखिर इस चीज को कैसे यूज करते हैं। सीन्स उड़ता हम देखते हैं करीना का एरिया, जहाँ पे सोनियन उसे अपना वो स्वॉर्ड स्टाइल दिखा रही होती है। और उसे देखते हुए वो बोल रहा होता है कि ब्लू पाइन स्पाइरलिंग स्वॉर्ड, मैं उनकी तलवारों से निकलते हुए जो लाइट है फ्लैश कर रहे हैं, मैं उन्हें आसानी से देख सकता हूँ। नोबल कैन के स्वॉर्डमैनशिप में स्थिरता और कॉन्टिन्यूएशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ये वो आदर्श है जिनका उपयोग नोबल क्लैन के संस्थापक गोंगशन योनशन ने पूरी दुनिया में शक्तिशाली बनने के लिए किया था। और ऐसी सारी फालतू की बातें बताया जा रहा होता है जो कि उन्हीं के स्वॉर्डमैनशिप से रिलेटेड है। इधर सोनियन बहुत सारे स्टेप करके उसे दिखा रही होती है और उसके सारे स्टेप देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहे होते हैं। उसे देख के जिन बोल रहा होता है कि उसकी चाल हवा में लहराते हुए चीड़ के पेड़ के समान है, मतलब पाइन के पेड़ के समान है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि स्पेस को चीरते हुए वे एक काली रेखा का निर्माण कर रही है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सर के ऊपर कुछ चमकता है और शायद यहाँ पे उसको कुछ इनलाइटमेंट मिल चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि सॉन योन वहां पे आती है और बोलती है सच में ये नोबल क्लेन की एक ब्लेसिंग है, तुम्हारा ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी उसे देखती है और बोलती है दीदी, मतलब योनी जो बोलते हैं उन सबके भाषा में। इधर वो दोनों कार्ड भी देख के खुश हो चुके होते हैं और वो भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अब ये एक सेलिब्रेशन की बात बन चुकी है, हमें इसे जल्दी क्लेन में बताना होगा। वो भी खांसते हुए बोल रहे थे सच में तुम सभी मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। ये तो उस बच्चे का शुक्रिया जिसने मेरे को एडवाइस दी थी, जिससे कि मेरे को इंसाइट मिली। इधर वो सभी उसे जिन को देखने लगते हैं और जिन भी हैरान हो जाता है। वो उनसे बोलता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो एक ऐसा उपहार मिला है जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, वो ब्लैक पाइन क्लाउड स्वॉर्ड है। सोनियन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो ग्रेटफुल इस चीज से हूँ कि मैं नोबल स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक को मास्टर कर पाई, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। तो हम देखते हैं उसकी कॉन्सिस्टेंस खोने लगती है और वो गिरने लगती है, जिसे देख के सोनियन बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है। इधर वो सभी उसको घेर लेते हैं। जिन उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि वेल ये कोई ऑर्डिनरी टेक्निक नहीं थी, उसने एनलाइटमेंट पाने के लिए अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को उसमें झोंक दिया। उसके अंदर सामान्य मार्शल आर्टिस्ट से कई ज्यादा सहन शक्ति है, लेकिन उसके पास भी तो कोई लिमिट होगी। इधर हम देख रहे होते हैं कि हायोन उसे गले लगा के रो रही होती है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। जिन उन सभी को जाते हुए देख रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है चूंकि अब पूरी नौबत एंड सोनियन के रिकवरी के ऊपर पूरी तरह फोकस हो जाएगी, तब तक मेरे को जाके हारियन को ढूंढना चाहिए। तभी से इंसिडेंट हो जाता है, हम देखते हैं मार्केट का सीन, जहाँ पे जिन बोल रहा होता है कि मार्केट सिक्योर डिलीवरी बेस के पास ही है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसके लिए मैं पे करूंगा। उन्होंने मेरे को अलाउंस के तौर पे बहुत सारे पैसे दिए हैं। आजकल सभी बड़े बुजुर्ग मेरे को उपहार देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ट्रीट दे रहा है तो तुम्हें इंजॉय करने चाहिए बच्चे। वो भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या बच्चे। जिन बोलता है कि हाँ, हम दोनों एग्री हुए थे ना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा, तो ये बड़ा भाई वाला ही काम है।
हारून बोलता है लेकिन इधर जीन उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये अभी तक उस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। तभी उसे कुछ अलग टाइप का ही कैंडी दिखाई देता है और उसे देख के हैरान हो जाता है। बोलता है ये तो टेंगुलू है, रुको तुम यहीं पे, मैं उसे खरीद के आता हूँ, और चला जाता है उसे खरीदने के लिए। इधर से हारून ही उसे देखे जा रहा होता है। तभी अचानक से हारून से आगे कोई टकरा जाता है। ये एक बड़ा सा बंदा होता है और पता नहीं इसकी कौन सी खुजली काट रही होती है कि ये आके उससे फाइट करने लगता है। इधर जिन भी उसकी तरफ आता है और बोलता है कि मैं तो बस अभी अभी गया था, आखिर वो कौन सी परेशानी में पड़ गया। इधर लोग बोल रहे होते हैं कि ये एक बच्चे से फाइट कर रहा है, आखिर ये क्या ही शर्म की बात है। इधर हम देखते हैं उस बंदे को जो कि हारियन पे अटैक किए जा रहा होता है और हारियन भी उसके सारे अटैक को डॉज किए जा रहा होता है और उस पर अटैक भी किए जा रहा होता है। वो उसे घुमा के एक लात मारता है जिससे कि उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी उसका दूसरा बंदा आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की। हारियन उसे नोटिस कर लेता है और उस पे भी अटैक पे अटैक कर देता है। इधर वो बंदा जमीन पे आके गिर चुका होता है और उसको अपने सामने देख के बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए और घुमा के अपना एक घुटना उसके छाती पे दे मारता है जिससे कि वो बंदा जाके दीवारों से टकरा जाता है। इधर लोग हारून को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कौन क्या बच्चा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, उसने अकेले ही तीनों को निपटा दिया, क्या वो किसी यंग फेमस क्लैन से है। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि वो हमेशा आके मार्केट प्लेस में परेशानी खड़ी करते थे, सच में इसे देखना बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इधर जिन्ना अपने नाक कुछ ही कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मेरा ब्रदर है, मेरा छोटा भाई, मुझे लगता है कि वो बुरे बंदे थे तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तभी वो उसको नाम लेके के बुलाता है आर्यन, इधर की तरफ आओ। इधर आर्यन की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसके फेस को देख के जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं आर्यन को जो कि जाके फिर से उन सभी बंदों को मार रहा होता है और बहुत ही ज्यादा उन सबका खून बहा रहा होता है। इधर बाकी के सारे लोग देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। इधर जिन चिल्लाते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये आके तुम क्या कर रहे हो। तभी वो जोर से चिल्लाता है हे हारियन। इधर हारियन ने अपने पंच को रोक लिया होता है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। इधर जिन दौड़ते हुए उसके पास आ रहा होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ मैं तो भूल ही चुका था, ये तो इसका ट्रू सेल्फ है। वो उससे बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या उधम मचा रहे हो। वो अपने मन में बोल रहा होता है इसे खून करने से बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसका नेचुरल किलर का ब्लड इसे ये करने पे मजबूर करता है। इधर जिन वो कैंडी उसके आगे कर देता है और बोलता है कि इसे लो, ये खाओ और मेरे साथ चलो। हारियन उसे मना करते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, मुझे अभी इसे और कूटना है क्योंकि ये किसी वीक को अपना मार्शल आर्ट यूज करते हुए अब्यूज कर रहा था, ये मरना डिजर्व करता है। जिन अपने मन में बोल रहा होता है सच में मैं इस जंगली कुत्ते को कैसे अपने काबू में कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है उससे कि अब रुक जाओ, तुम्हारी वजह से ये कैंडी पिघल रहा है। हारियन भी उस कैंडी की तरफ दिख रहा होता है और उसे शायद वो ब्लड की तरफ दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जाके उसे अपने मुंह से ग्रैब कर लेता है और खाना चालू कर देता है। उसे देख के जिन अपने मन में बोल रहा होता है तो ये इंसानों का स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसके नेचुरल किलर के इंस्टिंक्ट को अबेंडन करने के लिए मुझे उसके लिए दूसरे इंस्टिंक्ट को अवेलेबल कराना होगा और उन्हें उसके सामने रखना होगा। थैंक गॉड ये अभी भी एक बच्चा है तो इसकी वजह से ये स्वीट इसके ऊपर काम करेगा। सीरीज उल्टा हम देखते हैं जिन जो कि उसे बोल रहा होता है सच में तुमने मेरे को बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल दिया, अब यहाँ पे शांति से खड़े हो जाओ, हम ऐसे ही ब्लड में पूरी तरह कवर होके बेस पे नहीं जा सकते, तुम्हें समाज में तो घुलना मिलना भी नहीं आता। वो बोलता है क्या घुलना मिलना समाज में, ये क्या चीज है। वो भी अपने मन में बोलता है कि हाँ इसे ये समझाना थोड़ा कठिन होगा, आखिर एक डीमन किंग को समाज में घुलने मिलने की क्यों ही परवाह होगी, उस बंदे को केवल काट ही रहा हो जो ज्यादा दिक्कत कर रहा है। सच में इस बात को सोच के मेरे हाथ कपा रहे हैं। तभी किसी की आवाज आती है और बोलता है तो फिर यंग मास्टर आप यहाँ पे हैं। जिन भी उसे देखता है और बोलता है आज जोशी तुम। वो उसे बोल रहा होता है कि मैंने मार्केट प्लेस में कुछ रूमर सुना और दौड़ते ही यहाँ आया, क्या आप दोनों सही हैं। और ये होता है ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस वोंजी का स्वर्ण ब्रदर जिसका नाम है डेमजा गांग, जिसे कि हम केवल डेमजा बोलेंगे, और जो लीडर था उसे लीडर वोन बोलेंगे। तभी जिन उनके पास जाता है और बोलता है अरे हाँ तो यहाँ पे केवल एक ब्रेक के लिए आए थे। डेमजा बोल रहा होता है कि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों यहाँ पे साथ में आए हैं। तभी हम देखते हैं उसके गोदी में एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कि उसकी तरफ ही हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी जिन भी उसे देख लेता है डेमजा बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, मैं ट्रिप से वापस आया तो मैं भी इसे इतना बड़ा देख के सरप्राइज हो गया। इधर जिन उसे हेलो बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि हम डिलीवरी वर्कर्स को अपने परिवार से मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इधर हम देख रहे होते हैं कि वो छोटे से बच्चे ने जिनकी उंगलियों पकड़ ली होती है। तभी डेमचा बोल रहा होता है कि चोनी ध्यान से इस सेवियर को देखो, ये वही सेवियर है जिसने तुम्हारे पिता को बचाया है। जिन भी उसके नाम सुन के हैरान हो जाता है और बोलता है क्या चोनी। डेमचा बोलता है कि हाँ मैंने इसका नाम आपके नाम के ऊपर रखा है क्योंकि जीन का पूरा नाम जीन चोनी है पूरा नाम। वो उसे बोलता है कि और इसका पूरा नाम डेम चोनी है। जीन उस बच्चे को देख के बोल रहा होता है क्या डेम चोनी। तभी हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि जिन के पास ही आने की कोशिश कर रहा होता है। डेमजा बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये अपने सेवियर को पहचान रहा है। वो उसे अपनी गोदी से उतार के जिन को देने लगता है और बोलता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे पास जाना चाहता है। जिन भी अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे पकड़ने लगता है और बोलता है कि हाँ इधर लाइए, और उसे अपने गले से लगा लेता है और वो बेबी भी बहुत ही ज्यादा क्यूटली उसके गले लग जाता है। जिन बोल रहा होता है वाह सच में तुम तो थोड़े स्ट्रांग हो, ऐसा लग रहा है कि तुम जल्द ही अपने पैरों पे
खुद से चलना सीख जाओगे। तभी वो अपने मन में बोलता है कि ये बेबी भी हेल्दी और मास्टर डेमजा भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहा है। ये सही है, इसीलिए हमें एक डॉक्टर बनना चाहिए। डेमजा उससे बोल रहा होता है कि यंग मास्टर केवल आपकी वजह से मेरा लास्ट ट्रिप स्मूथली गया। अभी ग्रुप के लिए मैं कुछ ऑफिस वर्क करने की सोच रहा हूँ। जिन भी बोलता है, ओह! क्या आपके ये पैर के लंगड़ेपन के कारण की वजह से है ना? डेमजा बोलता है कि एक्चुअली मेरा बिग ब्रदर चाहता था कि मैं मैनेजर के तौर पे बेस में काम करूँ, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ी में जिद कर रहा था कि मुझे एक लास्ट ट्रिप करनी है। जिन बोलता है, ओह! ऐसी बात है। डेमजा बोलता है, हाँ, अब जो कि चूँकि मैं आ चुका हूँ, वो भी वन पीस में, ये सब केवल आपकी वजह से हो पाया है। अब मैं ज़्यादा कभी लालची नहीं होऊँगा। आपको मैं अपना दिल से आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने बीवी और बच्चे से मिल पाया। इधर हम देखते हैं वो छोटा बच्चा हारियन के भी हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसके उँगलियों को पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिन उसे देख के अपने मन में बोल रहा होता है कि ये उससे मुँह नहीं मोड़ रहा, ना ही उस बेबी को अवॉइड कर रहा है। सिर्फ तो वो सब जाने लगते हैं और पीछे से वो बेबी उन सबको बाय बोल रहा होता है जिन और हारियन को। जिन भी बोलता है कि हेल्दी रहना। तभी हम देखते हैं हारियन और जिन कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी हारियन उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो एक बड़े भाई वाली क्वालिटी है, लेकिन हम मार्शल आर्टिस्ट केवल लोगों को मारना ही जानते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि अगर टारगेट हमारा एविल है, वो बुरे काम करता है, तो उसे मारना कोई भी बुरी बात नहीं है और जस्टिस केवल एक्सक्यूज है। लेकिन अंततः एक मर्डर तो मर्डर होती है। तुमने मेरी जान को बचाया और साथ ही साथ उनके भी। तुमने नोबल क्लेम के मार्शल आर्टिस्ट को भी सेव किया, साथ ही साथ ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी के वर्कर्स को भी। लेकिन मैं हमेशा किल करता रहूंगा क्योंकि बस मुझे यही करना आता है और यही एक चीज है जो कि मुझे उत्साहित करती है और तुम बड़ा भाई होना डिजर्व करते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। इधर जिनके फेस पे भी स्माइल आ जाता है और उसके पीठ तप पाते हुए उससे बोल आता है, अच्छा अच्छा चलो तुम्हें समझ तो आ गया। मन में बोलता है, डीमन किंग, इस सब को डीमन फोर्सेस के लीडर के लिए यूज किया जाता है और डीमन किंग की रातें पे इसको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। इसकी लाइफ कभी भी कंफर्टेबल नहीं जाएगी और ना ही कुछ हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाएगा। वैसे भी इस तरीके के कंटेंट आजकल के मूरिम टाइप नॉवेल्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुके हैं और वैसे भी इसने खुद को मर्डरर बोला है। इतने में ही वो बहुत ही ज्यादा अपना हम्बलनेस दिखा रहा है ये बोल कर ही। इधर हम देखते हैं दोनों साथ में बैठे होते हैं पत्थर पे। जिन बोल रहा होता है कि भले ही इसने किसी भी तरीके की लाइफ को चूज किया हो, लेकिन इसने जो लाइफ चूज की है वो भी कोई कम कूल नहीं है। तभी जिन उसे बोलता है कि तो फिर तुम जाने वाले हो डीमन फोर्सेस में, है ना? वो भी बस चुप रहता है। फिर बोलता है कि उन्होंने बोला है कि एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ है और हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। जिन बोलता है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी होने वाला है, तो क्या फिर तुम जाने वाले हो? हारिन बोलता है कि मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आखिर तुम मुझसे ये बात क्यों नहीं पूछ रहे कि आखिर मैं डीमन फोर्सेस में जाने के लिए इतना फिक्सेटेड क्यों हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ जानते हो? जिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये ना बताने के पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा और तुम भी किसी रीजन की वजह से अपने माइंड को बना लियो वहां जाने के लिए। तभी हारियन उससे बोलता है सीरियस टोन में कि बिग ब्रदर, तुम्हें एक दिन बताना पड़ेगा मेरे को कि आखिर तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो। जिन अपने में बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताने वाला, भले कितना ही टाइम गुजर जाए। तभी वो उसके मुंह पे हंसते हुए बोल रहा था, अरे हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरे बड़े छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आज मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम सीखना चाहते हो कि कैसे ब्लड पैरासाइट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। यहाँ से जाने से पहले तुमको इसके बारे में सीखना होगा। वो भी जिनके इन बातों से खुश हो चुका होता है। सीन छूटता है, इधर हम देखते हैं हारिम के जाने का समय आ चुका होता है और वो जिन की तरफ मुड़ के देखता है। वो भी उसे बाय बोल रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं से जितना हो सका मैंने उसके लिए उतना किया है और बाकी सब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर है। भैया बहुत ही जोर से गाली देने का मन कर रहा है यार, बहुत देर से कुत्ता भौंके जा रहा है यहाँ पे और तुम्हें भाई समझ में नहीं आ रहा होगा ये बहन की थोड़ी रात में बहुत ही ज्यादा रात हो रही है और इसी रात में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक यहाँ गली से भौंक रहा है तो दूसरा उधर बहुत ही दूर भौंक रहा है। मन तो कर रहा है तुम सबको भी सुनाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये आवाज कट कर दूं भौंकने वाली। उसके जाने के बाद जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि तो फिर अब मैं क्या करूं। कुछ समय पहले ही मैं अपने जिंदगी को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ के पर्पस को ही भूल चुका हूँ। तभी उसे आवाज आती है, हे जिन। इधर हम देखते हैं कि ये व्हाइट ड्रैगन होते हैं। वो बोलते हैं कि तो तुम यहाँ पे हो। जिन भी हैरान होता है, होता है क्या व्हाइट ड्रैगन यहाँ पे? तभी व्हाइट ड्रैगन उसे बोलते हैं क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं घर से आवाज आ रही होती है कुछ देर बाद, क्या आप मेरे को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? व्हाइट ड्रैगन बोल रहे थे, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे थोड़ा सा भी रियलाइज नहीं किया, जबकि मैं कभी से इसके बारे में तुम्हें हिंट दिए जा रहा था। जिन अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि नॉवेल्स के अंदर आपने कभी भी किसी भी डिसाइपल को नहीं बनाया था। तभी व्हाइट ड्रैगन थोड़ा सैड होते हुए बोल रहे होते हैं कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? तभी वो हकलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है, मैं तो बस इसको सोच के हैरान हूँ कि बस ये बहुत ही ज्यादा अचानक से हो गया। तभी व्हाइट ड्रैगन कहते हैं, सच में हे लीफ की बात है, तो फिर आपके डिसाइपल के तौर पे मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ? तुम मेरे से जो मैं जानता हूँ वो हर चीज सीख सकते हो, ऐसा व्हाइट ड्रैगन उससे बोलते हैं। जिन्हें पे उन्होंने बोलता है वो बिना किसी हेजिटेशन किए उन्होंने मेरे से ये बात बोली है, ये कोई मजाक नहीं है। व्हाइट ड्रैगन बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को लेकर हेजिटेट कर रहे हो। जिन बोलता है अपने मन में कि
व्हाइट ड्रैगन वो खुद में ही एक पेशेंट है जो कि 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस से गुजर रहे हैं। तभी इस दरिंदे को दूसरा ख्याल आता है। वो बोल रहा होता है कि वेल ये कुछ समय बाद मरने ही वाले हैं, तो इनके मरने के बाद इनका सारा फॉर्चून और वेल्थ मेरा ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये बंदा थोड़ा अच्छा, अभी तुम्हें बात समझ में आएगी। इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि 9 क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस बल्कि कुछ और नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरीम है। लेकिन क्या सच में इसे क्योर नहीं किया जा सकता? तभी वो व्हाइट ड्रैगन से बोलता है लेकिन एक चीज मेरे से आप प्रॉमिस करिए, आप जीनी से कभी भी हार नहीं मानेंगे। इधर व्हाइट ड्रैगन भी उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार हैं और ये एक आपका इनेट कंडीशन है जो कि पैदाइशी है, मतलब आपकी बीमारी पैदाइशी है। अगर मैं सही कहूँ तो पूर्ण इलाज आपका असंभव नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है। वो बोलता है क्या आखिर ये किस तरीके का ब्लड लस्ट है? इधर हम देखते हैं कि यूहो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, पता नहीं किस बात पे। जिन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि अचानक से इतना ज्यादा ब्लड लस्ट क्यों एमिट कर रहा है। सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है। क्या ये कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है जो कि फर्स्ट बुक के कुछ पेजेस में अपीयर हुआ था? तभी भी व्हाइट ड्रैगन उसे आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि यो अब शांत हो जाओ। यो शांत हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर ये आपका मजाक उड़ा रहा है। तभी जीन अपने मन में बोलता है कि हम जानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। कैंसर के अंतिम चरण में मरीज को यह बताना कि एक नया उपचार विकसित किया गया है और ये कि शायद उसके ठीक होने की संभावना है, तो फिर आशा निराशा से भी ज्यादा क्रूर हो जाती है। ये चीज उस व्यक्ति को हताश कर देता है और उसे दुख पहुंचाता है। ये उसे उस सुंदर मृत्यु से वंचित कर देता है और जीवन के स्वच्छ और व्यवस्थित अंत को रोक देता है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? यह सब तो एक डॉक्टर के काम का हिस्सा है। लाइफ हमेशा पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करती है, हम इस पे कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं। तभी वो व्हाइट ड्रैगन से बोलता है कि मैं एक तरफा व्यवहार नहीं करूंगा और ना ही आपको हार मानने दूंगा और ना ही आपको शांति से मरने दूंगा। यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे कि आपको बचाया जा सके। यो बोलता है क्या तुम्हें ये सारी चीजें मजाक लगती है? तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोलता है कि चुप हो जाओ, ये चीज मजाक से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी है। इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से किसी भी एडल्ट के सामने क्यूट और स्माइल करते हुए एक्ट करता था। मैं वो बच्चा था जो कि सबको अपनी बुद्धिमत्ता दिखा के सबसे स्नेह प्राप्त करता था। लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। तो फिर दोनों में से आखिर कौन सा फेस मेरा असली फेस है? तो ये व्हाइट ड्रैगन उसे बोलता है तो फिर चलो तुम्हें पहले सुन लेते हैं। लेकिन अगर ये बात साबित हो जाता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव वापस ले लूंगा। क्या ये बात हमें स्पष्ट है? उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। जिन बोलता है अपने मन में कि मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे सिमिलर सिचुएशन को कई बार फेस कर चुका हूँ। और वो उसे बोल देता है कि ठीक है सर। फिर हम देखते हैं उसी रूम से आवाज आ रही थी जहाँ पे योब उसे बोल रहा होता है व्हाइट ड्रैगन से कि तो फिर सर अब आप क्या करने वाले हैं? व्हाइट ड्रैगन बोलता है इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और मैं क्या ही कर सकता हूँ। योब बोलता है अगर वो फेल हो जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि उसने मेरे से बोला है कि वो मेरे को शांति से मरने नहीं देगा। ये बात सही है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बीमारी से दर्दनाक लड़ाई लड़ता रहूंगा। इधर वो जिन की कही गई बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पे जिन उससे बोल रहा होता है कि हम एक ऐसे प्राणी हैं जो कि स्वभाव से ही एक हारी हुई लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक दिन हमें वो लड़ाई हारनी ही है। लेकिन अभी हमें अपनी ताकत जुटानी होगी और जीवित रहने के लिए लड़ना होगा। तो फिर व्हाइट ड्रैगन मैं आपको पीसफुली नहीं मारूंगा। और ये बात बहुत ही ज्यादा गहरी होती है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, केवल मेरे जैसे समझदार लोगों को ही समझ में आएगी। इधर उसकी बातों से योहू भी बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका होता है। जिन उससे बोलता है कि व्हाइट ड्रैगन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या आप फाइट करने के लिए तैयार हैं? व्हाइट ड्रैगन अपने मन में बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय से मेरे मन में दबे इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगा। चाहे उसका कितना भी अच्छा से इलाज और उपचार कर दिया जाए, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट हमेशा घायल होकर ही लौटा है। यह सब कुछ उन स्थापित गुणों के कारण होता है, पक्षपात, द्वेष और न्याय। एक डॉक्टर की नजर में मार्शल आर्टिस्ट पतंगों की तरह मौत की तरफ उड़ते रहते हैं। अगर इस बार उनका इलाज हो भी जाए तो आखिर अगली बार उनका क्या होगा? तभी वो बोलता है कि आपने मेरी शंकाओं को समझ लिया, मुझे रिलीफ फील हो रहा है, मुझे इतनी राहत महसूस हो रही है कि मुझे लगभग खालीपन सा महसूस हो रहा है। आखिर कब से आप उसके प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो गए हो? व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं मुझे पहली नजर में उससे लगा हो गया था, इसलिए मैंने उस पर अपना नजर जमा लिया और अब तो मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैं उसे अपना शिष्य जरूर बनाऊंगा। मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि मैं भी उससे सीख सकता हूँ। कहीं शायद अंत में मैं ही उसका शिष्य ना बन जाऊं, मतलब डिसाइपल ना बन जाऊं। यो बोलता है क्या सच में आपको उस होप को लेके बिलीव है? इसके कुछ पहलुओं पे हमें विचार और उसके रिव्यू करना होगा, लेकिन थियोरेटिकल बेस पे ये पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। ये खुद में इनक्रेडिबल है। हमने हार मान ली थी कि क्योंकि हमें इतने लंबे समय तक ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं मिल पाया था। ये बहुत ही ज्यादा लंबा समय लेने वाला है और बहुत ही ज्यादा ये पेनफुल होने वाला है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं वेल ये अच्छी बात नहीं है, मेरा मतलब कि मैं इससे लंबे समय तक जिंदा रहूंगा। तभी वह मुंह मोड़ते हुए बोलता है कि सच में मैं उस बच्चे को ना पसंद करता हूँ क्योंकि उसने ऐसा बोला कि वो अपने मास्टर को पीसफुली मरने नहीं देगा। आखिर किस तरीके का बदतमीज बास्टर्ड ऐसा कुछ बोल सकता है? इधर थोड़ा वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अगर वो कुछ ऐसा दूसरे क्लान
ड्रैगन में जाके बोला होता तो उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता कभी का। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं, वेल मेरे डिसाइपल को तो थोड़ा बहुत इतना ज्यादा करेजियस होना ही चाहिए, हिम्मत वाला। अगर वो इतना भी बोल्ड नहीं हो सकता तो मैं उसे अपने अंदर लेता ही नहीं। उनकी बातें सुन के यो और भी ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है, सच में मुझे उस बच्चे से बहुत ही ज्यादा नफरत है। देखो भाई, वो बंदे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि तुम्हारे फेस के सामने अपनी सारे गुस्से को उगल देते हैं, ना कि वो जो कि अपने गुस्से को दबा के अपने फेस पे एक झूठी स्माइल लाते हैं और तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाते हैं। इन बातों का तो कोई सेंस नहीं बन रहा था, लेकिन मेरा मन किया तो मैंने खोद दिया। तभी सीन से उठता हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन और जिन को जो कि साथ में खड़े होते हैं। तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोल रहे होते हैं कि जैसा कि तुमने मुझे बोला तुम मुझे आसानी से नहीं मारोगे। जिन बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। तभी वो बोलते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करनी होगी। मेरे शिष्य बनने का मतलब ये है कि तुम भी आसानी से सब कुछ सीख नहीं पाओगे। जिन बोलता है मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करना बाकी है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं मेरा मतलब केवल स्टडी से नहीं है। तभी वो इतना बोलते ही अपना कुछ टेक्निक परफॉर्म करना चालू कर देते हैं और जैसे वो परफॉर्म करते हैं उनके हाथों से व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कुछ प्रेशर सा किसी तरफ अटैक जा रहा होता है, जिसे देख के जिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं उनके अटैक से एक पत्थर में होल हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है क्या एक एनर्जी फिंगर बुलेट। ये सुनने में थोड़ा सिंपल साउंड करता है, लेकिन इसकी फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं तुम्हें खुद की सुरक्षा करने के लिए स्किल्स की जरूरत होगी और अपने उन स्किल्स का अपने मेडिकल प्रोसीजर में यूज करने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा सटीक होना होगा। इतना बोलते ही वो फिर से एक अटैक परफॉर्म करते हैं। तभी हम देखते हैं उनका अटैक उसी पत्थर के होल से होते हुए दूसरे पेड़ के ऊपर जाके मतलब लग चुका होता है और वहां पे भी एक होल बना देता है। जिन भी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है और ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। ये किसी स्नाइपर के निशाने से कई ज्यादा अधिक सटीक है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, बल्कि यहाँ पे उन्होंने केवल अपनी एक उंगली से ये इतना अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। व्हाइट ड्रैगन उसे बता रहे होते हैं कि ये उन मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग है जो कि उन टिपिकल क्लैंस में सिखाई जाती है और मेरे उत्तराधिकारी होने का अर्थ है जैगल वंश का भी उत्तराधिकारी होना। जिन भी चिल्लाते हुए बोलता है यस सर मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। इधर शाम का समय हो चुका होता है। तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोलते हैं और हाँ एक और लास्ट चीज। जिन बोलता है कि हाँ बोलिए ना। वो बोलते हैं तुम मुझे कंफर्टेबली मरने मत देना, क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस कर सकते हो। वो पहली बार में तो चुप होता है क्योंकि वो हैरान हो चुका होता है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यस सर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, मेरे से जितना हो सके मैं वो सब कुछ करूंगा। व्हाइट ड्रैगन बोलता है ठीक है मेरे लिए इतना काफी है, तो फिर चलो अब मेरे सामने 9 टाइम्स वो डाउन करो। ये एक प्रोसीजर होता है मोरिम वर्ल्ड में किसी को अपना डिसाइपल बनाने का। सिर्फ हम देखते हैं जिन को और उसके सामने वो दोनों बहनें खड़ी हुई होती हैं, जिनमें से हायोन बड़ी बहन है और सनयोन छोटी बहन है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ यही बात, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सनयोन जिन से बोल रही होती तो फिर तुम अभी निकल जाओ। जिन बोलता है कि हाँ मास्टर अभी कुछ काम को अटेंड करने के लिए बाहर गए, बेस के बाहर गए थे और वो जैसे ही आ जाते हैं और प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सोनिया अपने मन में सोच रहे होते हैं सच में ये बड़ी दुख की बात है, गॉडली डॉक्टर ने इसे पहले ही अपना डिसाइपल बना लिया। तभी जिन बोलता है एनीवे तुमने इसको इतना रिकवर कर लिया है कि तुम अपने पैरों पे आसानी से चल पा रही हो, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। वो बोलती है कि हाँ ये तो सभी का सुख है जिसकी वजह से मैं इतने ज्यादा स्वस्थ हो पाई। तभी वो जिन के पीछे कुछ देखती है और बोलती है वाह तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे स्टफ्स है। इधर जिन भी स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि लीडर मुझे जाते हुए देख कर बहुत ही ज्यादा दुखित है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा सामान पैक कर दिया। इधर हम देखते हैं हायोन को जो कि बड़ी बहन है। वो अपने मन में सोच रही होती है हर मार्शल आर्टिस्ट के बाद केवल एक ही नाम को पुकारा जाता है, वो है व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर। उनकी हालत को देखते हुए उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और उनका वो सारा बहुमूल्य ज्ञान जिनको विरासत में मिलेगा। तो फिर इस बच्चे को भविष्य में व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर के रूप में देखा जा सकता है। मुझे उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा जब तक कि वो छोटा है, ताकि वो जब बड़ा हो जाए वो मुझे याद रखे, क्योंकि जब वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका होगा और वो बहुत सारे कबीलों से मतलब क्लैंस के आगे पीछे घिरा हुआ होगा तो फिर उस समय उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से कोई भी मतलब नहीं बनेगा। इधर बेचारी हायोन बच्ची को ये नहीं मालूम कि इस बच्चे के अंदर 32 साल का बच्चा बैठा हुआ है। वो बोल रही होती है अपने मन में कि यही मेरा बेस्ट चांस है, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। तभी वो बहुत ही ज्यादा कैरियर से जिनसे बोलती है कि यंग मास्टर हमने भी आपके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तभी वो एक बॉक्स को उसके सामने कर देती है और बोलती है क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। इधर जिन भी हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि हायोन नोना प्लीज आप मेरे से थोड़ा कैजुअली बात करिए। वो बोलती है ओ अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है ये लो। इधर वो गिफ्ट देते हुए हायोन के पसीने छूट रहे होते हैं। इधर जिन बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। वो उसे बोलती है कि इसे 1000 ईयर पाइन बॉल कहा जाता है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 1000 ईयर पाइन बॉल, ये मेडिसिनल बॉल है जिसे कि 1000 ईयर पाइन ट्री के लाइफ फोर्स को रिफाइन करके बनाया गया है। हायोन अपने मन में बोल रहे थे आखिर ये पाइन बॉल है क्या, तो मैं बताती हूँ आखिर ये है क्या। ये 1000 ईयर पाइन बॉल है जो कि फैमिली के मेन हायर को डायरेक्टली पास डाउन की जाती है और ये मेडिसिन बॉल्स केवल कुछ ही एग्जिस्टेंस में बच चुके हैं। वो उसे देते हुए बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रही होती है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोल रही होती है कि मेक श्योर करना कि तुम इसे खा लो और इसे अपने मास्टर से भी बता देना इसके बारे में। इधर जिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि वाओ नोना आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
इधर हायोन अपने मन में पछता रही होती है उसे वो मेडिसिन बोल देने के बाद। वो बोल रही होती है कि एटलीस्ट तुम्हें एक बार रिफ्यूज करने का नाटक तो करना चाहिए था। सोनियन बोलती है किड सेवियर तुम अपना ख्याल रखना। वही बोलता है ठीक है आप दोनों से मैं फिर कभी मिलूंगा। तभी वो हायोन से बोलता है हायोन नोना आपका सभी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी प्रेजेंट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूं। वो बोल रही थी कि ऑल राइट लेकिन प्लीज इसे खाने से पहले तुम अपने मास्टर से जरूर दिखा देना। भाई उसका भी तो फेवर इसको हासिल करना है। बहुत ही चालाक लड़की है ये। तभी सोनियन उससे बोलती है कि उस ब्लैक प्लाइन क्लाउड स्वॉर्ड का भी अच्छे से यूज करना। वही बोलता है ऑफ कोर्स। तभी सोनियन उसे गले लगा लेती है और बोलती है फिर से तुम्हारा शुक्रिया मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जिन उससे बोलता है कि नहीं मैं आपका बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और हाँ मैं ये तो कहना भूल ही चुका था नोना आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आप एक ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। इधर हम देखते हैं व्हाइट ड्रैगन और लीडर वूजी को जो कि आपस में ही अपना अलविदा कहने का प्रोसीजर कर रहे होते हैं। मतलब वही थैंक्स शुक्रिया फलाना ढिमकाना जो अब तक जिन के साथ हो रहा था। इधर लीडर वूजी और हायोन उन सभी को जाते हुए देख रहे होते हैं। हायोन अपने मन में सोच रही होती है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा एक लिटिल बेबी फ्योनिक्स को दूसरे फ्योनिक्स से टीच होना। मैं अब इंतजार नहीं कर सकती कि कब वो लिटिल फ्योनिक्स हवा की ऊंचाइयों में उड़ेगा सॉरी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ेगा। तभी बताया जाता है 1 मंथ लेटर व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर का हेडक्वार्टर जो कि ड्रैगन सिक्योरिटी डिलीवरी ग्रुप बेस के पास वाले रीजन में है एक वोल्केनिक रीजन। तभी हम देखते हैं जिनको जो कि कंधे पे बाल्टियां धो रहा होता है और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा होता है। इधर व्हाइट ड्रैगन की आवाज आ रही होती है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें कोई भी ऑफिशियल टेक्निक नहीं सिखाई है। सबसे पहले तुम एक्सटर्नल क्यूआई की मूल बातें और साथ ही साथ अन्य मूलभूत सिद्धांतों के बारे में सीखोगे। इसका तात्पर्य ये है कि तुम्हें एक ही क्रिया को बार बार करके अपने इंटरनल एनर्जी को बिल्ड करना होगा। तुम्हें उसी तरीके से ब्रीथ भी करना होगा और उसी तरीके से चलना भी होगा। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है तो तुम्हारे लोअर बॉडी का स्ट्रांग होना जरूरी है। तुम्हें धरती के साथ एक होना होगा। जैगो क्लैन को इनर क्यूआई के टर्म्स में सबसे स्ट्रांग माना जाता है और एक्सटर्नल क्यूआई के तौर पे कमजोर मतलब कि फिजिकल तौर पे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये सोच के बहुत ही ज्यादा अहंकार किया कि स्ट्रांग इनर क्यूआई से एक्सटर्नल एनर्जी को दबाना आसान होगा और इसीलिए तुम्हें थोड़े अलग तरीके से सीखना होगा। पहले हम तुम्हें एक बाउल देंगे एक लार्ज रिजेंट बाउल जो कि कभी भी नहीं टूट सकता। शायद इसके ऐसे कहने का मतलब जिन के बॉडी से होगा जो कि कभी नहीं टूट सकता। ना ही इंटरनल क्यूआई और ना ही एक्सटर्नल क्यूआई से कुछ भी मतलब हो सकता है यार यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। इधर हम देखते हैं जिनको जो कि ऊपर की तरफ आ चुका होता है और वो बाल्टी की वहीं पे रख के पूरी तरह थक कर लेट जाता है। तभी उसके पास व्हाइट ड्रैगन आ चुका होता है। वो उससे बोलता है ऐसा लगता है कि अपने इंटरनल क्यूआई को प्रशिक्षित करने के लिए अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए तुम तैयार हो। इधर जिन भी खुश हो जाता है और बोलता है वाह मास्टर क्या सच में ऐसी बात है। व्हाइट ड्रैगन बोलता है कि हाँ और इसीलिए कल से तुम अब 4 बाल्टी पानी ढोओगे। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 4 बाल्टी। व्हाइट ड्रैगन बोल रहा होता है सच में तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जिन अपने मन में बोल रहा होता है क्या सच में ये हमेशा से इतना ज्यादा ही मर्सिलेस था। एक एंजल जैसा फेस होने के बावजूद भी चाहे अभी की बात हो या फिर जब मैं पहली बार यहाँ आया था। हमें कुछ महीने पहले की बात बताई जाती है जहाँ पे व्हाइट ड्रैगन और जीन आ चुके होते हैं अपने बेस में। व्हाइट ड्रैगन उसे बता रहे होते हैं कि ये मेरा गार्डन और क्लिनिक दोनों है। उसे देख के जीन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो अपने आसपास की सुंदरता को देखे जा रहा होता है। वो उसे बोल रहे होते हैं कि जैसे जैसे हमारा विस्तार काफी हद तक होता गया लोग इस जगह को व्हाइट ड्रैगन मेडिकल कोर्ट कहने लगे। इधर जीन अपने सरप्राइजिंग फेस के साथ अपने मन में बोल रहा होता है कि नोवेल्स में बताया गया था कि व्हाइट ड्रैगन अपने 9 ड्रैगन एब्सोल्यूट पल्सेस को नियंत्रित करने में सहायता के लिए एक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र को अपने रहने के लिए चुना। तो फिर यही वो क्षेत्र होना चाहिए। और ऐसे ही बहुत ही सारी तारीफें और उसी के बारे में बातें हो रही होती है मेंशन के बारे में। तभी हम देखते हैं योहो उसके पास कोई लेडी आती है और उसे कुछ चीट देती है मतलब लेटर देती है जिसमें कुछ लिखा होता है। तभी यो उससे बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मैसेंजर बर्ड्स आए थे हमारे गैर हाजिरी में। तो फिर तुमने सभी लेटर्स को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा तो है ना। इधर जीन थोड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या मैसेंजर बर्ड। तभी वो ऊपर की तरफ दिखता है जहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्ड्स उड़ रहे होते हैं। वो बोलता है तो फिर शायद यही वो मैसेंजर बर्ड्स है। इधर वो लेडी बोल रही होती है कि हाँ जनरल यो सूरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन दोनों के मेल बर्ड यहाँ पे एक साथ पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों के युद्ध के बीच में कुछ लोग हाथाहाथ हो चुके हैं माने कि घायल हो चुके हैं। यो बोल रहा होता है कि सूरा क्लैन और ब्लू ड्रैगन क्लैन के बीच में संबंध काफी समय से खराब है। ये अच्छी बात नहीं है। इधर जिन भी बड़ी हैरानी से उसे घूरे जा रहा होता है बोलता है क्या कि ये चीज क्या है। तभी यो मास्टर से बोलता है मतलब व्हाइट ड्रैगन से यहाँ पे दोनों क्लैन आपके द्वारा एग्जामिन होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है तो क्या मैं इसे अप्रूव कर दूं। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं चलो पहले उनके जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स है उनके पहले मेडिकल चार्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तभी वो उस लेटर को लेके पढ़ने लगता है। सूरज क्लैन के यंग मास्टर को मामूली चाकू का घाव लगा है और वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन समस्या ब्लू ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस है। सूरज क्लैन अपने एक्सक्लूसिव सूरा टेक्निक्स का यूज करता है लेकिन सौभाग्य से यंग मास्टर को उसके बारे में उतनी गहरी समझ नहीं है। इसलिए स्थानीय
स्थानीय डॉक्टर उनकी देखभाल करने में सक्षम होने चाहिए। इधर जिन भी बहुत ही ज़्यादा देख के हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है कि वाह! यहाँ पे केवल वो मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सुन के और उसके बेस पे इतनी ज़्यादा जल्दी और आसानी से डिसीजन ले लिया है। व्हाइट ड्रैगन बोल रहे होते हैं चूँकि दोनों मरीजों के घाव और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, इसलिए दोनों पक्षों को निर्देश दिए और जितना संभव हो सके उन्हें हिलने-डुलने से मना करें और बाकी में दूसरे नेसेसरी मेडिकेशन और इंटरनल मेडिसिन्स रेसिपीज़ उन्हें भेज दूँगा। इन सामग्रियों को प्राप्त करना उतना ही मुश्किल नहीं है, तो लोकल फार्मेसीज़ को इसे बनाने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तभी योहू बोलता है कि तो फिर आखिर मेरे को पहले किसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? व्हाइट ड्रैगन बोलता है, पहले तुम इसे ब्लू ड्रैगन क्लैन में भेज दो, क्योंकि उनकी ही वो प्रिंसेस थी जो कि बैटल में जीती थी। वो शायद काफ़ी परेशान होगी, क्योंकि लड़ाई जीतने के बावजूद भी उसे ज़्यादा चोट आ गई होगी। इधर जिन भी उनके सोचने के तरीकों को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। योहू बोलता है, ठीक है, जैसा कि आपने बोला मैं वैसा ही करूँगा। तभी व्हाइट ड्रैगन जिन से बोलता है, तो फिर चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इधर हम पीछे की तरफ देखते हैं, वो सभी के सभी पंछियों में सभी लेटर्स को लगा के भेज देते हैं। जिसे देख के जिन बोल रहा होता है सच में ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इधर व्हाइट ड्रैगन जिन को बता रहे होते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में घायल और बीमार होते रहेंगे। मार्शल आर्ट टेक्स्टों के मामले में ये बात और भी ज़्यादा अधिक है, जिनका काम युद्ध में हर दिन मौत का सामना करना होता है। जब भी उन्हें इलाज की जरूरत होती है तो वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाने के लिए बाध्य होते हैं और इसी वजह से इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले क्लिनिक रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर चलो ये देखो ये मेरा रूम है। इधर जिन भी उसके रूम को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कूल है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं, तो फिर ठीक है, चलो आके बैठ जाओ और इसे अपना ही घर समझो। तभी जीन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये जो गोले आकार का चीज यहाँ पे रखा है, ये क्या कोई हीटर है? मैंने इसे पहले कभी इससे चाइनीज मूवी ड्रामा में देखा है। ये एक बेहद सादा कमरा है, बिना किसी अननेसेसरी फर्नीचर के। व्हाइट ड्रैगन उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्लिनिक रूम के इर्द गिर्द सर्कुलेट होते रहते हैं, बट इन दैट मेडिसिन ही एक आर्केन नॉलेज है। जिस प्रकार से मार्शल आर्ट टेक्निक गुप्त रखी जाती है और ये चुनिंदा होती है कि वो किसे सिखाई जाती है, उसी प्रकार से मैं तुमको ये मेडिकल टेक्निक सीधे सीधे नहीं सिखा सकता। और इसी कारण की वजह से मार्शल आर्ट क्लैन के सामने मेडिकल क्लैन का संगठन बनाया गया था, जिसे कि मेडिकल कोड कहा जाता है। ये एक डॉक्टर्स का क्लैन है। जिन बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तभी ड्रैगन बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल फैक्शन है इस कोड के अंदर, जिन्हें की क्लिनिक रूम बोला जाता है। ये क्लिनिकल रूम्स गोंगो में मेडिकल कोड के इर्द गिर्द सेंट्रलाइज्ड है। इधर जिन भी अपने मन में परेशान होते हुए सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को ये सब कुछ पहले से ही मालूम है, मैंने पहले से ही इसे पढ़ रखा है। क्लैन के बीच संघर्ष की स्थिति में मेडिकल कोड का यह ड्यूटी है कि वो डॉक्टर्स को क्लिनिकल रूम में तैनात करे। इधर जिन अपने ही मन में कुछ फर्क सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने पिछली बार जब मास्टर से बात की थी तब मैंने ये नहीं सोचा था कि हमें एक बॉयलर लगवाना होगा अपने इस रूम में। इधर अभी भी व्हाइट ड्रैगन उसे अपने क्लिनिक के और मेडिकल कोड के बारे में लगातार भाषण दिए जा रहा होता है। इधर ये बंदा अपने मन में कुछ सोचे जा रहा होता है और पता नहीं फलाना ढिमकाना प्लान बनाना चालू कर देता है रूम को डेकोरेट करने से। तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोलते हैं, तो फिर तुम मेरे बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी जिन उसे बोलता है कि माफ करिएगा मास्टर, मैं अपने विचारों में पूरी तरह खो चुका था। वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता रहता है, तो फिर बताओगे मेरे को कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे थे। वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरे को ये बताना चाहिए? हाँ मुझे इन्हें बता ही देना चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट है। वो उनसे बोलता है कि मैं आपके लिए एक ऐसे वातावरण को बेहतर बनाने की तरीकों पे विचार कर रहा था जो आपके ठीक होने के लिए उपयुक्त हो। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं, ओह अच्छा ऐसी बात है। जिन बोलता है, नाइट क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस, यह शरीर की एक सहज संरचना है जिसकी वजह से पल्सेस के अंदर क्यूआई का गथा बन जाता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट होता है ना, वैसा ही। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं, हाँ तुमने सही बोला, इसी वजह से हम इसे क्लाउडेड क्यूआई कहते हैं। जिन बोलता है, हाँ तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है और उसकी जगह ठंड ले लेती है। शरीर में गर्मी की कमी को पूरा करने मात्र से नाइन क्लाउडेड एब्सोल्यूट पल्सेस की जटिलताओं और लक्षणों को दूर करने में मदद मिलेगी। और इतना बोल के वो उन्हें घूरे जा रहा होता है। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं, अच्छा जैसा कि तुमने पिछली बार बताया था वैसे ही है ना, मैंने भी तब यही सोचा था, लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा सटीक है, तुम्हारे पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। लेकिन आगे क्या? जिन उससे बोलता है कि पहली प्रॉब्लम ये रूम है, अगर आप लगातार इसी रूम में रहते रहे तो आपका कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। वो बोलते हैं, तो फिर आगे तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इधर जिन अपने मन में बोल रहा होता है, डॉक्टर के पेशे जितना संवेदनशील वातावरण शायद ही कोई और पेशे में हो, और इतना ही डॉक्टर को हमेशा स्वच्छता और साफ सफाई की हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ही मेन रीजन होता है डिजीज को और भी ज्यादा फैलने का। ये मॉडर्न वर्ल्ड का एक कॉमन सेंस है, लेकिन ऐसा कुछ इस एरा में बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने से बोलता है, पहले यहाँ पे हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन को लेकर डील कर रहे हैं, ना कि मेडिसिन, और ये कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों का क्षेत्र है, ना कि किसी डॉक्टर का। एक मरीज के लिए दोनों की जरूरत होती है, क्या आप सहमत नहीं है? अब देखो भाई लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर के अलावा इसने दूसरा कोई टर्म यूज किया होता है जो कि ना मेरे को समझ में आएगा ना ही आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोला है। वो उनसे बोलता है कि सबसे पहले ये रूम बहुत ही ज्यादा कोल्ड है और ये यहाँ पे एक अकेला रूम हीटर काफी नहीं रहेगा। ड्रैगन बोलते हैं, तो फिर क्या हमें हीटर्स का नंबर बढ़ा देना चाहिए? जिन बोलता है, अगर हम लोग ज्यादा हीटर्स भी लगा देते हैं
हैं तो ये सडन डेथ का कारण बन सकती है। हम लोग इसके कॉज को अच्छे तरीके से तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस से पता चलता है कि इसके लक्षण संभवतः डूबने के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। ड्राउनिंग ये सिमिलर है, लेकिन मोर एक्यूरेटली बोले तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, आखिर ये क्या है। वो उन्हें बताता है कि हम लोग हवा ब्रीथ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसे बोले तो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। वो हीटर की तरफ दिखाते हुए उनसे बोल रहा होता है कि अगर हम इन चीज को इस तरीके से जलाते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया। इसके बाद तो फिर हमें ऐसा फील होता है कि हम पानी में डूबने के बजाय सांस लेने की वजह से डूब रहे हैं। वो भी उनकी बातों से हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है अपने मन में जैसा कि एक जीनियस से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जीनियस आफ्टर ऑल एक जीनियस ही होता है। उन्होंने मेरी बातों को जल्दी से पकड़ लिया बिना किसी बेसिक नॉलेज के। तभी व्हाइट ड्रैगन उसे बोल जाता है लेकिन आखिर तुमने इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कहाँ से सीखा है। मैंने भी लंबे समय से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने उन सभी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना जिसके बारे में तुम अभी मेंशन कर रहे हो। क्या ये कोई सीक्रेट है जो कि तुम अपने मास्टर से छिपा रहे हो। जिन बोलता है कि हाँ ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो भी आप बिलीव नहीं करोगे, और तो और ये डेंजरस भी है। वो अपने मन में बोल रहा था कि मैं इस चीज को लेके झूठ नहीं बोल सकता। नॉवल के अंदर में व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर नहीं, मेरे मास्टर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, वो एक जीनियस और एनलाइटेड पर्सन थे। लेकिन उस फैक्ट के बेस पे कि ये अपने जैगल को प्लान को भी अरेंज करते हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व रखते हैं, और जब समय आता है तो ये थोड़े क्रूअल भी हो जाते हैं। वो उसकी तरफ टी आगे करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोई ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं हो, और ये ठीक भी है कि तुम मुझे आंसर ना करो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे रिलेटेड सभी चीजों को एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर चुका है, तो फिर मेरे साथ इतना ऑनेस्ट होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिंस तो हम देते हैं जिन को जो कि अकेले डेस्क पे बैठ के कुछ पेपर पे लिख रहा होता है। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या ही मेरा ग्रेट आइडिया था कि मैं एक चारकोल को सेव करके उसे पेंसिल बना के यूज कर रहा हूँ। ब्रशेस का यूज करने में बहुत ही ज्यादा झंझट होता है। कई व्हाइट ड्रैगन उसे बोलते हैं यहाँ पे यो हो मेडिकल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम उसके पास चले जाना। तभी जिन बोलता है अपने मन में ऑल राइट मेरा समय आ चुका है थोड़ा शो ऑफ करने का। कोरियन स्टाइल हीटेड स्टोन फ्लोर्स। वो उस पेपर में कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। आखिर किसने सोचा था जो डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी थी वो आज मेरे इतने काम आएगी। वे डॉक्यूमेंट्री जिसमें गर्म पत्थर के फर्श का निर्माण और भट्टी के इतिहास के बारे में बताया गया था। क्या मुझे ये सब कुछ करते हुए आगे भी जारी रखना चाहिए। इधर हम देखते हैं यो को जो कि उसके बनाए गए डायग्राम को देख के बोल रहा होता है अपने मन में अगर ये सही है तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन क्या सच में इसे बनाना पॉसिबल भी है। तभी वो उससे बोलता है अच्छा तो ये फिर हीटेड रॉक फ्लोर्स है। जिन बोलता है कि हाँ, और दूसरा वाला फर्नेस प्लस इसमें चैम्बर्स भी लगे होंगे जिससे कि गैस स्प्रेड होने की वजह से मतलब गैस स्प्रेड होने का खतरा नहीं होगा। इधर उस डायग्राम को देखे यो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि इसका वो आइडिया थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है और इसने अभी तक अपने प्यूबर्टी को भी रीच नहीं किया है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। तभी वो उससे बोलता है तुमने इसमें लिखा है कि विंडोज को ग्लास से बनाया जाएगा। वो भी खुश होते हुए बोल रहा होता है कि हाँ ऐसा इसलिए कि जब ज्यादा ठंड पड़ेगी तो मास्टर के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी और हमारे हेल्थी माइंड के लिए। ये बोल रहा था कि ये तो थोड़े वेस्टर्न डिजाइन जैसे है और इसमें थोड़ा खर्चा भी लगने वाला है, हमें इसके लिए स्पेशलिस्ट को भी बुलाना पड़ेगा, लेकिन इसे हम कर ही सकते हैं। वो उससे बोल रहा होता है कि मैं फर्नेस और विंडोज को एक दिन के अंदर ही तैयार कर सकता हूँ, लेकिन जो हीटेड स्टोन फ्लोर्स हैं उनके लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा जिससे कि उसे वो कंस्ट्रक्ट कर सके, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा अगर हम मास्टर के रेसिडेंट्स को किसी दूसरे जगह पे लोकेट करते हैं तो, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर इसका हम लोग रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेंगे। जिन अपने ने बोला होता वेल इसकी मदद से मास्टर के सिम्टम्स में थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। नहीं केवल गर्म पत्थर के फर्श और भरपूर धूप ही शायद उनके उम्र को 10 साल अधिक बढ़ा सकती है, क्योंकि मास्टर इनर क्यूआई के एक्सपर्ट हैं और वो अपनी दवा स्वयं बना सकते हैं। इधर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका होता है जिसे देख के जिन भी हैरान हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि वाह ये क्या ही इनक्रेडिबल है, ये इतनी ज्यादा क्विकली कैसे सब कुछ बना सकता है, और यहाँ तक कि वो किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या किसी इक्विपमेंट का भी यूज नहीं कर रहा। तभी वो उसे देखता है और बोलता है ओह तो तुम आ गए, हमने फर्नेस को इंस्टॉल करने का काम खत्म कर दिया है, मास्टर अंदर ही है। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। वो दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करता है तभी उसे एक गर्माहट का झोंका महसूस होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ अब और भी ज्यादा गर्माहट हो चुकी है, केवल बस यहाँ पे एक खिड़की और फर्नेस को लगाने की वजह से ही, और जो हमने कांच की खिड़कियों के माध्यम से दिन के उजाले के लिए मॉडिफिकेशन कर दिया है तो फिर हम इनकी बीमारी को और भी अधिक बिगड़ने से रोकने में सक्षम रहेंगे। तो व्हाइट ड्रैगन उसे देख लेते हैं और बोलते हैं ओह तो तुम आ गए, आओ यहाँ पे बैठो। व्हाइट ड्रैगन उसे बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि हम विंडो बंद करके भी फर्नेस का यूज कर सकते हैं। तभी चिन बोलता है लेकिन फिर भी आपको खिड़की खोल के कभी कभी हवा को अंदर आने देना होगा। और हाँ अभी आपको कैसा फील हो रहा है। वो उससे बोलते हैं कल की बात है, मेरी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेरा गला बहुत ही ज्यादा शोर हो चुका था।
लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। आखिर किसने सोचा था कि इस फर्नेस के अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो हंसते हुए उससे बोल रहे होते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इन्वेंशन को देख लिया, ये सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, आओ मेरे पास बैठो। और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम एक ही साथ में इतना ज्यादा एडोरेबल और स्मार्ट कैसे हो सकते हो। किसी ने भी आज तक नहीं सोचा होगा कि हम ग्लास का यूज करते हुए विंडोज को बना सकते हैं। इधर जिन अपने में ही हैरान होता है और बोल रहा होता है कि आखिर वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर यू हो, आखिर वो एक दिन के अंदर अंदर कैसे ग्लास विंडो को बना सकता है, और इस काम के साथ साथ उसने ये फर्नेस बनाने में कैसे टाइम निकाल पाया। क्या वो किसी तरीके का एल्केमिस्ट है या फिर कुछ और। यो मेरे को उसको लेके थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना होगा बाद में। मेरे को पता है कि उसका डिवोशन मास्टर को लेके बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर उसको लेके कुछ थोड़ा सस्पिशियस है। इधर व्हाइट ड्रैगन हंसते हुए बोल रहे होते हैं यहाँ पे नामगुम क्लैन का हेड अपने सक्सेसर के बड़ाई करने से रुकता ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तुम्हारे नाक के बाल के बराबर भी नहीं है। जिन्हें प्रेम बोलता है कि मास्टर को इतना खुश देख के मेरे को एक खुशी महसूस हो रही है। इधर हम देखते हैं योह को, जो कि छिप के उन्हें ही देख रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है उन्हें शुरू से जिन को लेके बहुत ही ज्यादा स्नेह था, लेकिन अब वो उसे लेके पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। देखो मेरे को तो नहीं लगता ये बंदा किसी भी तरीके से सस्पिशियस है। वो बहुत कम ही मुस्कुराते हैं, सिवाय शिष्टाचार्यवश यात्री व्यावसायिक कारणों के अलावा, और उनकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते क्लिनिक का माहौल और भी निराशाजनक हो चुका था। लेकिन जब से चिंचोन आया है, वो अपना हंसना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा सोचना कि उसके पास इतने अनयूजुअल मेथड है जिससे कि वो मास्टर के एब्सोल्यूट क्लाउडेड 9 पल्सेस को ट्रीट कर सकता है। वो सच में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। जिनचुन वो ट्रूली मास्टर को मैनेज कर लेगा सेव करने में। मैं भी प्रिपेयर हूँ तुम्हें सब कुछ देने के लिए, यहाँ तक कि मेरा खुद का लाइफ। देखो भाई, इसे कहते हैं लॉयल्टी, लेकिन आप सभी को भी पता होगा कि लॉयल बंदों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। सी शुरुआत हम देखते हैं जिनचुन को, जो कि बाहर आ चुका होता है। इधर यूहो अपने मास्टर को सुला रहा होता है। वो उससे पूछ रहा था कि अभी आपके क्यूआई बेंस कैसे हैं। वो बोल रहे होते हैं कि हाँ अभी वो ठीक है। वो उससे बोल रहे होते हैं कि मुझे सिर्फ दवा का गोलियां बनाना ही आता है, घर के जुड़े किसी भी काम को करने का ख्याल मेरे को कभी भी नहीं आया। यो बोल रहा होता है कि भाई ये कोई डॉक्टर का काम तो नहीं है, लेकिन जो चिंचोन ने मेरे को वो ब्लूप्रिंट दिया था वो बहुत ज्यादा डिटेल था। मेरे उसके अंदर थोड़े वेस्टर्न वाइब थे, लेकिन वो एग्जैक्टली वेस्ट के इन्वेंशन नहीं कहलाएंगे। एक्चुअली वो उससे बहुत ही ज्यादा इनहेस्ड है। वो भी एक अच्छी स्मेल के साथ बोल रहे होते हैं कि जैसे कि मेरे एक डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यो बोलता है कि हाँ वही सेम डिसाइपल जिसके बारे में आप हर पिजन में तारीफ की पुल बांधते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी यो बोलता है आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे उन लेटर्स के बारे में पता नहीं चलेगा जिसमें आपने उसके तारीफ की बुल बांध रखे हैं, और जिसे कि अगले हफ्ते भेजे जाने वाले हैं। आने वाले टाइम में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि आखिर ये जिन शियोन है कौन। हे भगवान, सच में आपने तो मुझे आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है। इधर व्हाइट ड्रैगन केवल हंसे जा रहा होता है। तभी वो उसे बोलते हैं ऑलराइट अब तुम जाओ, और जाते समय दरवाजा बंद कर देना क्योंकि अब मैं सोने वाला हूँ। वो भी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी व्हाइट ड्रैगन उसे बोलते हैं कि एक सेकंड रुको, क्या तुम्हें उस बच्चे से कहीं जलन तो नहीं हो रही। वही बोलता है क्या आखिर मैं उससे क्यों जलूंगा आपसे, कि किसने बोला। इधर वो अपनी आंखें बंद करते हुए बोल रहे होते हैं क्या ही अच्छी बात है कि आज मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। इधर ये वो बाहर आ चुका होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि सच में आज उनकी ब्रीथ थोड़ा रिदमिकल लग रही है। ये बहुत ही लंबा समय हो गया उनके इस तरीके से चैन से सोना। तो ये चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोल रहा होता है कि आज आज सभी लोग और भी ज्यादा शांत रहने की कोशिश करना। सीन शिफ्ट है, हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन जहाँ पे व्हाइट ड्रैगन और जिन टहल रहे होते हैं, जहाँ पे व्हाइट ड्रैगन उससे बता रहे थे कि हमारे फाउंडर का नाम जैगल रियांग है, जिसे कि मास्टर ऑफ गोंग म्योंग भी कहा जाता था। मास्टर गोंग म्योंग ने मेडिकल टेक्निक और प्रोसीजर का नींव रखा, और उनके सक्सेसर आज उनके विरासत को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और आज के दिन हमारा ये मेडिकल कोर्स इस तरीके से है। आमतौर पे मुझे तुमको अपने फॉस्टर सन के तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए था, मेरे एक सक्सेसर के तौर पे, लेकिन ये सिंपल चीज नहीं है तुम्हारे उस लास्ट नेम को चेंज करना जिसे कि तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा दिया गया है। इधर जिन बोल रहा होता है कि मेरे को कोई मैटर नहीं करता कि कोई मेरे को जैगल च्योन ही बोले, जिन च्योन ही के अलावा। तो व्हाइट ड्रैगन बोल रहे होते हैं कि और मेरे को ये लगता भी नहीं है कि इस पॉइंट पे आके ये इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी तुमको लेके बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो चुका हूँ, और यो इस बारे में बात कर रहा था कि अगर मैं तुम्हें गोद भी ले लेता हूँ तो आखिर मेरी ये पागलपन किस हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में तुम अपने नाम के में जैगल वर्ड यूज कर सकते हो। इधर जिन केवल उनकी बातें सुने जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि इनका फ्यूचर से मतलब है जब कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इतना भी यकीन है कि इनका ये कहने का मतलब इनके गुजर जाने के बाद का है, लेकिन इनके नाम का भार बहुत ही ज्यादा हैवी है। तभी वो कुछ चीज को देख के अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम देखते हैं उसके सामने एक डमी खड़ा होता है, मतलब कि ट्रेनिंग डमी। तभी वो व्हाइट ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर आखिर ये क्या चीज है। वो उससे मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं कि ये एक वुडन डमी है जिसका हम यूज अपने क्लासेस के अंदर किया करेंगे। वही बोलता है क्या एक वुडन डमी। वो
उसे बताते हैं कि हमारा प्लान क्यूआई कंट्रोल टेक्निक के बेस पे खड़ा किया गया है, जो कि सिमुलेट करता है और एक्टिवेट करता है तुम्हारे ब्रेन के फाउंडेशन स्किल को। वे तुम्हारे मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं और संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं। देखो मेरे को तो पता नहीं क्या इसका क्या मतलब होता है, और तुम्हें तो एकदम घंटा पता नहीं होगा कि इसका क्या मतलब होता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारा एक्टिवेटेड ब्रेन तुम्हारी बॉडी को भी अवेकन कर सकता है, जिससे कि तुम इस तरीके के एक्शंस कर सकते हो। तो हम देखते हैं वो फिर से अपने हैंड को किसी जेस्चर में लाते हैं और फिर से एक रेसर सा बना के उधर डमी की तरफ थ्रो कर देते हैं। तभी वो उसे बताना चालू कर देते हैं कि ये है पेल्विक प्रेशर पॉइंट, और ये है दूसरा ग्लैबुलर प्रेशर पॉइंट, और ये है एब्डोमिनल प्रेशर पॉइंट। वो उस डमी का यूज करते हुए उसे बता रहे होते हैं कि कौन सा प्रेशर पॉइंट कहाँ पे होता है। साथ ही साथ अपने स्किल का यूज करते हुए भी वो भी इस चीज को बहुत ही ज्यादा देख के हैरान हो चुका होता है। उसके गोटे मुंह में आ चुके होते हुए वो बोल रहा था कि आखिर कैसे इतना ज्यादा एक्यूरेटली अपने मैजिक फिंगर बुलेट का यूज करते हुए किसी के प्रेशर पॉइंट को हिट किया जा सकता है, और आखिर कैसे हो सकता है कि उन्होंने इस समय उसे पियर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बार उस डमी की केवल सरफेस पे ही उसे टकराया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी हो सकता है। इतना पॉसिबल हो सकता है कि हम इसके फायर पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली इस तरीके से हिट करना मेरे को नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है। तभी व्हाइट ड्रैगन से बोलते हैं कितना फैसिनेटिंग है, तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने उसे पियर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि आखिर मैंने उस डमी को पियर्स ने क्यों नहीं किया, और आखिर वो अटैक इतना ज्यादा कमजोर क्यों था। तभी जिन उसे बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उस स्किल के स्ट्रेंथ को मास्टर कर लिया है। उस वुडन डमी के ऊपर जो डाई किया गया है उसके ऊपर भी वो अटैक थोड़ा सा भी टच नहीं हुआ। वो भी हंसते हुए बोल रहे होते सच में तुम बहुत ही ज्यादा मजेदार हो। जैसा कि तुमने अभी देखा हमारे कबीले के मतलब कि क्लैन के लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करके अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट से कई ज्यादा उपलब्धियां हासिल की है, और यही है हमारे अंदर के घमंड का जड़। लेकिन चिंता मत करो, तुम ऐसा नहीं बनोगे। तुम उन चीजों से कई ज्यादा बेहतर चीज सीखोगे जो कि इस क्लैन के लोगों ने कभी भी नहीं सीखी होगी। जिन उनसे पूछता है क्या मैजिक फिंगर बुलेट ही जैगल क्लैन के मार्शल आर्ट का सेंटर है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। सरल शब्दों में बोले तो सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक शक्तिशाली वो है जिसमें स्वॉर्ड का यूज किया जाता है, या फिर फैन। जिन बोलता है क्या फैन। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं कि हाँ बेशक ये थोड़ा सुपरफिशियल है, लेकिन अगर तुम्हें डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज को लेकर तो तुम किसी भी हथियार या फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और यही चीज हमारे क्लैन को बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग बनाती है। वो भी चमकती हुई आंखों से बोलता है कि वाह ये सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो अपने मन में बोलता है क्या मैं भी उन वेपन्स का यूज कर सकता हूँ जिन्हें कि मैंने कभी नहीं देखा। वो उनकी स्माइल फेस को देख के बोल रहा होता है क्या सच में ये पॉसिबल है। फिर वो बोलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, अगर ये इंसान मेरा मास्टर है तो ये पॉसिबल से भी ज्यादा पॉसिबल है। तभी वो उनसे पूछता है तो फिर क्या मैं भी इस पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता हूँ। वो थोड़ा बात उसकी सुन के शांत हो जाता है। तभी वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ अगर तुम कम्प्लीटली हमारे क्लैन के मार्शल आर्ट को सीख लेते हो तो तुम भी पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो। तो फिर क्या तुम यही चीज चाहते हो। तभी अपने मन में घबराते हुए सोचने लगता है और बोलता है अगर मैं पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा तो वो लिटिल डीमन मेरे को मारने के लिए आएगा, एक डीमन फोर्सेस के लीडर होने के तौर पे, और उसकी मार्शल आर्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो गोंगो की तरफ आएगा सभी के सर को करेक्ट करने के लिए। जैसा कि नॉवेल्स में लिखा गया है हारियन हमेशा उसी के पास जाता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर यहाँ पे वो इंसान में हुआ तो वो बादशाह जरूर मेरे सर को लेने के लिए आएगा। तभी वो व्हाइट ड्रैगन से बोलता है कि मास्टर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से मतलब होने में क्या ही अच्छा है। उसके इस सवाल से वो भी थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं क्या लगता है मेरे को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं कि आखिर इसके क्वेश्चन से क्या मतलब है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का क्या अच्छा बात है। क्या इसके पूछने का ये मतलब है कि आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सभी मार्शल आर्टिस्ट पूरे मरते दम तक खुद को ट्रेन करते रहते हैं। तभी वो उससे बोलते हैं कि आई गेस मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें इससे ऑनर और रिस्पेक्ट वो मिल सकता है, और अगर तुम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाते हो तो तुम्हें वो अथॉरिटी मिल सकती है जो कि किसी के पास नहीं है। तो फिर बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। जिन बोलता है मैं पूरे वर्ल्ड में ताकतवर नहीं बनना चाहता। व्हाइट ड्रैगन बोलते हैं तो फिर क्या करोगे तुम। मास्टर मैं आपकी तरह इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। उसके इस जवाब से वो भी हैरान और इम्प्रेस दोनों हो जाते हैं और उसका सर पकड़ते हुए उससे हंसते हुए बोलने लगते हैं हे भगवान तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, आखिर तुम इतने क्यूट कैसे हो सकते हो। वो उससे बोल रहे होते हैं कि यहाँ तक कि पूरे जैगल क्लैन में मैंने दूसरों से यही सुना है कि वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन तुम पहले हो जिसने बोला है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनना चाहता है। वो अपने मन में बोलते हैं सच में ये बच्चा स्वर्ग से भेजा गया एक असली डॉक्टर है। इधर जिन अपने मन में सोच रहा होता है हाँ ये सही है, अगर मेरे को लंबी लाइफ जीनी है तो मेरे को एक डॉक्टर के रूप में ही जीना पड़ेगा। वो लिटिल डीमन किंग जो कि आगे जाके डीमन फोर्सेस का लीडर बनेगा, मैंने कभी नहीं देखा उस नॉवेल में कि वो किसी डॉक्टर को किल कर रहा है। और अगर यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर की बात करें तो इस बात को सोचते ही मेरे दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। तो फिर चलो इसे आजमाते हैं। ये आसान नहीं होने वाला लेकिन ये मेरा सेकंड लाइफ है और मास्टर मैं आपको ठीक करके रहूंगा। सच में ये पहली बार है जब मुझे इतना जाके वार्म महसूस हो रहा है बिना किसी एजेंडा का। ये प्योर इंटेंशन, आखिर किसने सोचा था कि ऐसा भी कोई एक दिन आएगा। मैं इस
तरीके के इंसान को मरने नहीं दे सकता। मेरे को अपना कर्ज उतारना ही होगा और एक इंसान के तौर पे यही मेरा ड्यूटी है। शाम का समय हो चुका होता है। इधर हम देखते हैं मास्टर और डिसाइपल अपने रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं। तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोल रहा होता है कि ये अभी ठीक है, लेकिन तुम यहाँ बोलना है या फिर मुंह मत करना, तुम समझ गए? वही बोलता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसके बॉडी में एनर्जी चैनल करना चालू कर देते हैं। इधर इतनी सारी एनर्जी को देख के जिन भी हैरान हो चुका होता है और बोल रहा होता है क्या ये मास्टर की एनर्जी है। उससे बोलते हैं कि मेरे एनर्जी के ऊपर फोकस करो, तुम्हारे बॉडी के अंदर क्यूआई को फ्लो करने और उससे तुम्हारे बॉडी के चारों तरफ लूप करने के प्रोसेस को ग्रैंड सर्कुलेशन कहा जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि उसके बॉडी की चारों तरफ क्यूआई फ्लो कर रहा होता है। वो उसे नोटिस करता है और बोलता है तो फिर ये है इनर फोर्स। तभी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करना चालू कर देता है और तभी वो उससे पूछते हैं क्या तुम इसे अपने एनर्जी कोर में फील कर पा रहे हो, क्या तुम्हें कुछ सॉलिड महसूस हो रहा है? जिन हैरान होते हुए बोल रहा होता है क्या एनर्जी कोर, क्या ये वही 100 ईयर पाइन बॉल का मेडिसिन बॉल इनर फोर्स हो सकता है? इधर व्हाइट ड्रैगन बोल रहे होते हैं कि बोन स्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर ने अच्छा काम किया है। जितने भी इनर फोर्स को तुमने उस मेडिसिनल बॉल से कंज्यूम किया था वो अब तुम्हारे हो चुके हैं और उस अवेकन इनर फोर्स को मेरे द्वारा गाइड किया गया है जो कि तुम्हारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और अगर ये सब कुछ हो चुका है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक कुछ हार्डेंड सब्सटेंस क्रिएट हो चुका होगा जो और वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी और सैप टाइप का होगा जो कि फुल ऑफ लाइफ फोर्स से भरा होगा, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सीखा। तो फिर इसलिए उस मेडिकल बॉल की मूल संरचना तुम्हारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से संरक्षित है। चलो अभी इस 100 ईयर पाइन बॉल को यहीं पे छोड़ते हैं और जब तुम उस 1000 ईयर पाइन बॉल को कंज्यूम करोगे तो हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर जाएंगे। जिन अपने मन में बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में ये सब कंज्यूम करना सही रहेगा। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद व्हाइट ड्रैगन अपना हाथ उसके पीठ से हटा देते हैं और बोलते हैं चलो अब अपनी आंखें खोलो और अब अगला तुम्हें कुछ बेसिक ट्रेनिंग सीखनी होगी। वो उसे बताते हैं जैगल क्लैन का बेसिक ट्रेनिंग टेक्निक 5 एलिमेंटल ट्रेनिंग टेक्निक है। फायर, वाटर, वुड, गोल्ड एंड अर्थ, इन सभी 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा ये पूरा विश्व बना हुआ है। तो फिर चलो वैसे शुरुआत करना जैसे कि मैंने तुम्हें सिखाया है। अब यहाँ पे खुद से तुम अपने इनर फोर्स को मूव करने का ट्राई करो। वो उसे बताते हैं कि वाटर वुड को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वुड फायर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, फायर अर्थ क्रिएट करता है और अर्थ गोल्ड और गोल्ड वाटर को क्लियर करता है। जिन भी में कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि वाह मैं अब फील कर पा रहा हूँ जैसा कि मास्टर ने मुझे बोला, मैं उसी तरीके से इसे मूव कर पा रहा हूँ। सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है। व्हाइट ड्रैगन इधर बोल रहे होते हैं कि एब्सोल्यूट ऑर्डर ये एक फाउंडेशन है। वो रीजन जिसकी वजह से जैगो क्लैन की 5 एलिमेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स मेडिकल टेक्निक्स के लिए फिट बैठती हैं वो है कि ये दूसरे इनर फोर्स से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते और ना ही उसे मिक्स होती हैं। यहाँ पे कोई भी वाइटल फोर्स नहीं होती जो कि इंटरनल वुंड्स को हील करती है और एनर्जी को रिवाइटलाइज करती है। इन बातों से जिन भी हैरान हो चुका होता है तभी वो बोलता है तो फिर अगर क्या हो कि मैं इन सभी का अपोजिट करूँ। वो उससे बोलते हैं तो फिर ये एक एब्सोल्यूट कैओस हो जाएगा। वाटर फायर से क्लैश करने लगेगी, वो उसे अलग कर देगी और फायर गोल्ड को गोल्ड से क्लैश करने लगेगा और उसे मेल्ट करने लगेगा और मेल्ट वुड को कट करने लगेगी और दोबारा अर्थ के अंदर रिटर्न हो जाएगी। जिन भी हैरानी भरी नजरों से उनसे बोलता है ओह तो ऐसी बात है क्या, ये बुरी बात है? वो उससे बोलते हैं वेल ऐसा भी टाइम आता है जबकि ये जरूरी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब क्यूआई ओवरलोड हो जाता है और रिजल्ट में उस बंदे की इनर फोर्स अपनी कंट्रोल खोने लगती है तो फिर इसका यूज किया जाता है उस क्यूआई को सबड्यू करने के लिए। इधर जिन अपने मन में उनकी बातों को सुन के सोच रहा होता है कि एब्सोल्यूट ऑर्डर और एब्सोल्यूट कैओस ये एक तरीके से मेडिसिन और पॉइजन की तरह है। यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन को ले लो, हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। सिडेनोफिल साइट्रेट जिसे कि अधिकतर लोग वाइग्रा के नाम से जानते हैं, इस दवा को मूल रूप से हृदय के रोग के उपचार के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन इसके अंतिम परीक्षण चरणों में एक दुष्प्रभाव का पता चला और वो था कि ये पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के डिजीज के लिए उपयुक्त था और अंततः ये उसी इलाज का दवा बन गया। अच्छा सच सच बताना भाई लोग कि किसको किसको पता था कि वाइग्रा का इस्तेमाल हर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था? सभी को दूसरा यूज तो मालूम होगा, लेकिन देखते हैं कि आखिर किसको किसको पता है कि आखिर इसको एक्चुअली में किस चीज के लिए बनाया गया था। और ऐसे ऐसे भी मामले मिले हैं जहाँ पे डायबिटीज के उपचार का उपयोग मोटापे के उपचार के रूप में किया जाता है। और मैं बस यही बोलना चाहूंगा साइंस वालों मानवा को ध्यान से सुनना, वैसे मैं भी एक साइंस वाला ही हूँ। अफसोस जिन बता रहा होता है कि उदाहरण में वैसे भी तरीके के एलिमेंट्स का यूज किया गया है मेडिसिन में कि जिससे कि आमतौर पे कोई भी उसे खा नहीं सकता या फिर उसका सेवन नहीं कर सकता और उन सभी चीजों को विशिष्ट रोगियों के इलाज के लिए यूज किया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टॉक्सिस भी कभी कभी मेडिसिन का काम कर देती है। वो बोल रहा होता है कि यहाँ मेडिसिन में बहुत ही ज्यादा अच्छा या फिर बहुत ही ज्यादा इविल जैसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम आखिर हम उस चीज को कैसे यूज करते हैं। मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में भी वैसा ही सेम है और ये 5 एलिमेंट्स कभी वो नोटिस करता है और बोलता है अब ये एनर्जी को और भी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। इधर व्हाइट ड्रैगन उसको देखते हुए अपने मन में बोल रहे थे कि वाह इसका एनर्जी को अब और भी तेजी से मूव कर रहा है। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा विकसित होती है। वो इस समय बहुत ही ज्यादा अच्छा सीख रहा है। 5 एलिमेंट्स के नेचर अपने में ही ग्रेट होते हैं। यहाँ पे मैंने उसे एक चीज सिखाई है और वो यहाँ पे 10 चीजें सीख रहा है जैसे कि मेरे डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अब मैंने अपने क्लिनिक के लिए अपना सक्सेसर चुन लिया है तो अब सभी डॉक्टर्स पूरी तरह अवेयर हो जाएंगे, सॉरी उन्हें हो जाना चाहिए। और आखिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? तभी सीन सिर्फ हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ यो कुछ मेडिसिन बॉल्स जिनको खिलाने के लिए लाया होता है। वो बोल रहा होता है कि अब आगे तुम्हें इन मेडिसिन बॉल
बॉल को खाना है, फायर एलिमेंट बॉल, वाटर एलिमेंट बॉल, वुड एलिमेंट बॉल, अर्थ एलिमेंट बॉल एंड द गोल्ड एलिमेंट बॉल। तुम्हें इन पांचों को खाना है। जिन भी अपने आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देख रहा होता है, बोल रहा होता है अपने मन में कि आखिर ये कितना स्ट्रेंज है। नॉर्मली सभी मेडिसिन बॉल में से अलग ही सेंट निकलती है, लेकिन इन सब में से थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का सेंट नहीं निकल रहा। तभी वो बहुत ही नादानी के साथ उसे पूछता है, तो फिर क्या मैं इन्हें एक बार में ही खा लूं? यो बोलता है कि नहीं, तुम्हें इसमें से पहले एक को खाने के लिए चूज करना होगा, केवल एक। तभी वो उन मेडिसिन बॉल की तरफ गौर से देखने लगता है और बोलता है, क्या ये मेरे लिए कोई टेस्ट हो सकता है? एक ऐसा टेस्ट जिससे कि ये देखा जा सके कि क्या कि मैं किसे चूज करूंगा। तभी वो सोचता है और बोलता है, पहले मैंने 100 ईयर पाइन बॉल को कंज्यूम किया था, जो कि वुड एलिमेंट के अंदर आता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें उसी सेम एलिमेंट का मेडिसिन बॉल लेना चाहिए, जो कि उस मेडिसिन बॉल के सेम एलिमेंट का हो। और ये इनर फोर्स ट्रेनिंग का फंडामेंटल, जिसे कि हम एक चीज को चूज करें और उसी को स्ट्रेंथन करें। तो ये बोलता है, एक सेकंड रुको, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा ये 5 एलिमेंट ट्रेनिंग टेक्निक सीखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। मेरे को उस एब्सोल्यूट ऑर्डर को अपने यूज में लाना होगा। तभी वो उनसे बोलता है, मतलब यूहो से बोलता है कि मैं फायर एलिमेंट बॉल को यूज कर मतलब चूज करूंगा, क्योंकि मैं वुड का यूज करते हुए फायर को एनर्जी दे सकता हूँ, और मैंने वुड को पहले ही कंज्यूम कर लिया है, तो इस बार मैं कंज्यूम करूंगा फायर को। यो बोलता है, चलो तुमने ये चूज किया है तो फिर ठीक है, ये लो। वो उस मेडिसिन बॉल को उसे उठा के दे रहा होता है, और उस मेडिसिन बॉल से अचानक से उसमें से स्मेल निकलना चालू हो चुका होता है। इसे देख के वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या इसमें से ये पॉपिंग सेंट निकल रहा है? ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि कुछ समय पहले ही इसमें से कोई भी सेंट नहीं निकल रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स बॉल केवल एक इफेक्ट के लिए पूरी तरह कंबाइन हो चुके थे, जैसे कि वो सभी 5 एलिमेंट मेडिसिन एक करेक्ट ऑर्डर में कंज्यूम किए जाएंगे तो वो एक एब्सोल्यूट ऑर्डर क्रिएट करेगा, जो कि एक यूनिफाइड सर्कल होगा। इसमें ज्यादा इनर फोर्स रिक्वायर नहीं होने वाला। मुझे इन 5 मोस्ट प्योर इंग्रेडिएंट के साथ एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। तभी वो ये से बोलता है कि मुझे ये सभी के सभी मेडिसिन बॉल चाहिए, जिससे कि मैं इन सभी को ऑर्डर में यूज कर सकूं। वो भी हैरान होता है, बोलता है, क्या सभी के सभी? जिन बोलता है कि हाँ, सभी के सभी। यो भी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, अब मुझे लगता है कि सच में तुमसे कुछ भी नहीं छुप सकता। इधर जिन भी हंसने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा था कि ये कमीना मेरे को ट्रिक करने वाला था। ये अच्छी बात है कि मैंने उन सभी बातों पे ज्यादा गौर किया था। वो यो से बोल रहा होता है कि आफ्टर ऑल ये वुड से स्टार्ट होगा और वुड पे आके खत्म हो जाएगा, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन। उसकी बात सुन के जिन मतलब यो वो भी अपने मन में बोल रहा होता है कि सच में इस बच्चे के पास एक गहरी थिंकिंग वाली माइंड है। वो बोल रहा होता है कि ये मास्टर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि तुम उस फायर मेडिसिनल बॉल को चूज करके करेक्ट चॉइस करोगे, लेकिन आखिर तुमने इतना ज्यादा दूर सोचने में मैनेज कैसे किया? जिन बोलता है, ये सेंट। यो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या इस फायर एलिमेंट बॉल का सेंट? जिन बोलता है कि मुझे लगा पहले कि ये थोड़ा अजीब है, जब मैं उसे मतलब उस मेडिसिन बॉल को देख रहा था उसमें से कोई भी सेंट नहीं निकल रहा था, लेकिन जब मैंने उसका करीब से थोड़ा जांच पड़ताल किया तो उस सभी मेडिसिन बॉल के उसके अलग अलग मेडिसिनल सेंट थे, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये 5 मेडिसिनल बॉल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक हार्मनी में आ चुके हैं, जिससे कि वो एक दूसरे के सेंट को कैंसिल कर रहे हैं और पूरी तरह ऑर्डरलेस बन चुके हैं। और यही चीज मेरे को एक बार और सोचने पे मजबूर की उस बेसिक फंडामेंटल के बारे में, जिससे कि मास्टर ने मुझे सिखा मतलब पढ़ाया था, और फिर मैं अपने इस कंक्लूजन पे आ गया। यो स्माइल कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि सच में तुम एक ट्रूली वाइज यंग मास्टर हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आखिर वो माइटी व्हाइट ड्रैगन तुमको लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहते हैं। तो भी चलो, मैं तुम्हारे इस आंसर के बारे में मास्टर को बता दूंगा, और मैं इन सभी एलिमेंट्स बॉल को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, और तुम इसे अपने हिसाब से ले लेना। इतना बोलते हुए वो वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं जिनको, जो कि उस मेडिसिन बॉल को उठा के खा लेता है। तभी उसका मुंह बन जाता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे तो पहले ही उम्मीद कर लेनी चाहिए थी कि ये फायर एलिमेंटेड बॉल स्पाइसी ही होगा। सीन सिर्फ होता है एक हफ्ते बाद का, जहाँ पे जिन अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ईट सर्कुलेट, ईट सर्कुलेट। मैं अब नहीं बता सकता कि मैं एक इंसान हूँ या फिर मेडिसिनल बॉल सर्कुलेट करने की एक मशीन। तभी हम देखते हैं कि वो टहलते टहलते योहो के पास आ चुका होता है। यो बोलता है, तो तुम यहाँ पे आ गए, वैसे भी तुम यहाँ सही जगह पे आए हो। तभी वो अपने सामने की बिल्डिंग बोलता है और बोलता है, ये क्या है? कि ये कोई फार्मेसी है? वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और अपने आसपास के सभी चीजों को देख के बोल रहा होता है अपने मन में कि सच में क्या ही इनक्रेडिबल है, जैसे कि व्हाइट ड्रैगन के हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्लिनिक एक स्मॉल मेडिकल इंस्टीट्यूशन होता है, वहीं हॉस्पिटल एक लार्ज इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे कि बोला जाता है, ग्रेट ड्रैगन हॉस्पिटल वो वर्ल्ड के 3 मेडिकल इंस्टीट्यूशन में से एक है, और इसी वजह से हमारे बहुत सारे ब्रांचेज है जो कि न्यूट्रिशन और फार्मेसी को संभालते हैं। मैंने इन सब चीजों के बारे में नॉवल में पढ़ा था, लेकिन ऐसा देखना कि इस तरीके का कुछ सिस्टम यहाँ पे है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो जिनसे बोलता है कि हालांकि कुछ लोग खाद्य औषधि को बेहतर मानते हैं, जिसमें औषधि गुणों वाले प्राकृतिक अवयवों का उपयोग किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड कम है। जिनमें हंसते हुए बोल रहा था, ऑफ कोर्स मैंने इस चीज को पहले एक्सपीरियंस कर लिया है। हम यहाँ पे सेवरल डिफरेंट काइंड्स के मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन के भी रैंक होते हैं जो कि लो टू हाई होते हैं। केवल 1 और 2 हाई रैंक के मेडिसिन पर ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारे लिए भी, जो कि मास्टर का सक्सेसर है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल से प्रोवाइड हो पाएंगे। इधर जिन अपने मन में बोलता है, मैं वैसे भी नहीं चाहता। तभी वो बोलता है, लेकिन यहाँ पे तुम लो रैंक के
मेडिसिन लगातार 3 दिन तक कंज्यूम करते हुए अपने आधे साल के बराबर इनर फोर्स को हासिल कर सकते हो, जब तुम उसे प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करो तो। इधर जिन अपने मन में बोल रहा था कि मुझे लगता है कि ये मेडिसिन सच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। मुरीम नॉवेल्स में बड़े क्लैन के सक्सेसर और स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर अपने कम उम्र से ही मेडिसिनल प्रोडक्ट का सेवन करने लगते हैं। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं उन सब में से एक बन जाऊंगा। मुझे खुद को लकी कंसीडर करना चाहिए। यो उसे बोलता है, एनीवेज तुम क्वाइट अमेजिंग हो। आखिर तुम कैसे ही लगातार बार बार एक ही चीज को ट्रेन कर सकते हो? तुमने अपने इनर फोर्स को ट्रेन करने की वजह से बहुत ही मुश्किल से ही सोया है। इधर जिन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे उस हॉस्पिटल के इंटर्न के दिनों के बारे में कंपेयर किया जाए इससे, तो ये कुछ भी नहीं है। उस समय मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों तनावपूर्ण और बिगड़ी हुई थी। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में कोई स्लेव्स होते हैं तो फिर वही कोरिया के वो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स होते हैं। उस समय तो मैं बिना किसी मतलब का ही डांट खा जाया करता था। कभी कभी तो पेशेंट भी हमें गालियां देके चले जाते थे, और यहाँ तक कि उनके गार्डियंस भी। डॉक्टर से गालियां खाना और सड़क पे चल रहे कुत्तों से भी गालियां खाना मेरे लिए दोनों बराबर हो चुका था। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था और उस समय कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था। और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि आखिर क्या होता है अपने इमोशन को लूज करना अपनी फटीग की वजह से, मतलब थकावट की वजह से, थकान की वजह से। लेकिन यहाँ पे फार्मेसी वर्कर्स थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करते अपना कॉम्प्लीमेंट देने से, और वो बोलते रहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हूँ। और यही चीज मेरे को यहाँ पे रियलाइज कराती है कि यहाँ पे सब कोई मेरे से प्यार करता है। मुझे लगता है कि व्हाइट ड्रैगन हॉस्पिटल के सेकंड इन कमांड होने के बाद यही ट्रीटमेंट मिलता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन भी आ चुका होता है। वो जिनसे बोल रहा होता है उसके पास आके, क्या तुमने अच्छे से फार्मेसी घूम लिया? जिन्हों से बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा कूल प्लेस है। वो योहो से बोलते हैं, योहो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो उसके बॉडी को एग्जामिन करने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। मैं अब देख सकता हूँ कि अब तुम 5 एलिमेंट्स टेक्निक के फर्स्ट स्टेज असेंशन में एंटर हो चुके हो। जिन्हों से बोलता है, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा तेजी से एडवांस कर रहा हूँ? वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत ही ज्यादा तेजी से। मेक श्योर करना कि तुम अच्छे तरीके से रेस्ट करो और खुद को कभी थकाना मत। वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखूंगा। उसके मास्टर बोलते हैं, तो फिर चलो अब हम खाना खाते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर तुम्हारी हाउसिंग कैसी होगी और तुम कहाँ पे रहने वाले हो। वही बोलता है कि ठीक है मास्टर। इधर व्हाइट ड्रैगन उससे बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है किसी कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फिनिश करना, लेकिन यहाँ पे हमने अपने बहुत सारे मैन पावर्स को लगा रखा है जिससे कंस्ट्रक्शन का टाइम थोड़ा कम हो सके। इधर वो भी अपने बन रहे घर के अंदर आ चुका होता है और अपने आसपास के घर को देख के पूरी तरह हैरान हो चुका होता है। वही बोल रहा होता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। व्हाइट ड्रैगन उनसे बोलते हैं कि एक तरफ ये कांच की इतनी बड़ी खिड़कियां जो कि दीवार का काम करती है, और यहाँ पे गर्म पत्थर के फर्श और भट्टी है, और ऐसे ही बाकी सारी घर की खासियत बता रहे होते हैं, जिससे कि जिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है अपने घर को लेकर। तभी वो बोलते हैं कि ये चीज जिसे कि तुम स्लीपिंग मैट बोलते हो, ये सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, और इसे तुम जमीन पे बिछा के सोने वाले हो। जिन भी इस्तेमाल करते हुए बोल रहा होता है, अरे हाँ, यही तो मेन पॉइंट है उस गर्म पत्थर के फर्श का। इधर जिन चमकती हुई आंखों के साथ जाके अपने बिस्तर को देख रहा होता है। तभी व्हाइट ड्रैगन उससे बोल रहा होता है कि ओह, क्या ये तुम्हारे लिए थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं हो जाएगा? तभी वो बोलता है, मैंने पहले ही बहुत सारे फायरवुड फर्नेस में डाल दिया है, जिससे कि हम देख सके कि आखिर ये कितना ज्यादा हॉट हो सकता है, और सच में ये पूरी तरह मेरे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। इन सभी चीजों को देख के व्हाइट ड्रैगन बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे केवल वो फर्नेस ही मेरे को बेटर फील करने में महसूस करता था, लेकिन ये सब चीजें तो मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तभी वो उनसे बोलता है, क्या आप थोड़ा सा भी क्यूरियस नहीं है कि आखिर इन सभी नॉलेज को इसने कहाँ से हासिल किया है? तभी वो उससे बोलते हैं, क्या हमने इस बात पे एग्री नहीं किया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? वो हमें एक दिन खुद से ही बता देगा। मैं इस चीज को लेकर पूरी तरह श्योर हूँ, और वैसे भी हमने इस बच्चे की सिंसियरिटी को पहले ही देख रखा है। और भाई लोग, इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इतना ज्यादा बड़बड़ाने की वजह से मेरा मुंह दुख चुका है। देखो भाई लोग, अगर तुम सभी को जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो तुम्हें सारा प्रोसीजर पूरा करना होगा। लाइक कर दो, हाइप कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो यार। क्योंकि देखो, अगर सभी को एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो एक्सप्लेन करने वाले बंदे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर चलो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बकवास हो चुकी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।